हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए हैं वो है बी ऑनर्स सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, जो सेमेस्टर आपका 4। और जो बुक का नाम है वो है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंस्टीट्यूशन इन कॉम्परेटिव पर्सपेक्टिव। तो इसमें जो बुक का नाम हिंदी में वो है तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक प्रक्रिया और संस्थाएं। जिसका चैप्टर जो फर्स्ट है, इकाई जो है, जो आपकी सरकार के रूप जो है, उसमें जो चैप्टर फर्स्ट आपका वो है एकात्मक और संघात्मक सरकारें। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन क्या आते हैं, और आपको एकात्मक सरकार क्या होती है, उसके गुण अवगुण क्या हैं, संघात्मक शासन क्या होता है, उसके गुण और अवगुण क्या हैं, इनके बारे में आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं इसको नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुँच जाए। नेक्स्ट, तो स्टार्ट करते हैं। एकात्मक सरकार, मैं पहले आपको बताऊंगा एकात्मक सरकार होती क्या है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है एकात्मक सरकार के ऊपर वो क्या आता है वो भी बताऊंगा आपको। तो पहले एकात्मक सरकार होती क्या है। तो एकात्मक सरकार के ऊपर एकात्मक प्रणाली का परीक्षण कीजिए, ये है ना, या एकात्मक और संघात्मक दोनों एक साथ आ सकता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है वो है एकात्मक प्रणाली का परीक्षण कीजिए और विस्तृत व्याख्या कीजिए, और यूके में एकात्मक प्रणाली में कैसे काम करती है ये वह भी बताने के लिए आता है। तो बस आपको एकात्मक सरकार का एक तरीके से याद रखना है, होती क्या है, उसके गुण और अवगुण क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एकात्मक सरकारें, एकात्मक सरकारें के अंतर्गत शासन की जारी शक्तियाँ जो सारी शक्ति जो होती हैं वो केंद्र सरकार के पास ही केंद्रित होती है। मतलब एकात्मक सरकार में क्या होता है, जो सारी शक्ति होती है एक के पास होती है, वो है केंद्र सरकार। सारे देश में एक कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका ही होती हैं। यद्यपि उनको केंद्र सरकार द्वारा कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं दी जाती। यदि कोई शक्ति दे भी जाती है तो वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही काम करती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एकात्मक सरकार क्या होती है, जिसमें सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, और सारे देश में जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होती हैं वो केंद्रीय सरकार द्वारा ही कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं दी जाती। यदि दे भी जाती है तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम किया जाता है। हर्मन फाइबर के अनुसार जो है एकात्मक शासन वह शासन है जहां एक केंद्र सरकार के संपूर्ण शासन की शक्ति नीति होती है और जिसमें सारी शक्ति जो है केंद्र के पास होती हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि एकात्मक सरकार होती क्या है, अब इसमें जैसे कि अब इसके एक तरीके से विशेषता पूछने के लिए आती है। तो विशेषता क्या है, एकात्मक शासन में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। इसका अर्थ यह है कि एकात्मक सरकार के पास शासन की सारी शक्तियाँ केंद्रित होती हैं और अपनी शक्तियों का बंटवारा प्रादेशिक सरकारों को भी करने में स्वतंत्र और सक्षम होती है। देखो मतलब कहने मतलब है कि जो सारी शक्ति जो होती है वो केंद्रीकरण के रूप में होती है। मतलब एक शासन में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, मतलब एक मेन मकसद होता है। और इसका अर्थ यह है कि एकात्मक सरकार के पास शासन की सारी शक्तियाँ होती हैं, केंद्रित होती हैं, और अपनी शक्तियों का बंटवारा वो प्रादेशिक सरकारों को भी करती है। नेक्स्ट जो है वो है एकात्मक शासन में एकल और इकहरी नागरिकता पाई जाती है, और इसमें केंद्र और प्रांतों के लिए अलग अलग या दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं होता। तो इसमें एकात्मक शासन में क्या होता है, एकल और इकहरी नागरिकता पाई जाती है। नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है वो है एकात्मक सरकारें में एक ही कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होती हैं। प्रांतों या इकाइयों की कोई कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका नहीं होती है। नेक्स्ट है एकात्मक शासन में संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। संविधान का होना एकात्मक सरकार का औचित्य प्रदान करता है। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि एकात्मक सरकार क्या होती है और उसकी विशेषताएं। इससे पहले इसके लक्षण की पूछने के लिए आ सकते हैं। तो आप लक्षण में भी ये लिख सकते हैं कि समस्त जो राज शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास होती है। संविधान के अनुसार शासन की समस्त शक्ति जो है केंद्र के पास होती है। समूचे देश के लिए केवल विधानमंडल होता है और एक मंत्रिमंडल होता है। नेक्स्ट है प्रादेशिक सरकारें अपनी शक्तियों का संविधान से प्राप्त नहीं कर सकती है। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है एकात्मक शासन चले वाले देश हैं, ये एकात्मक शासन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ की शासन व्यवस्था में प्रादेशिक इकाई होती है। ब्रिटेन में जिन्हें काउंटी और ब्यूरो कहते हैं। फ्रांस में भी प्रशासनिक विभाग होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लचीला संविधान। एकात्मक शासन में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही लचीली होती है। तो एक तरीके के विशेषता भी लिख सकते हैं और लक्षण भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट गुण क्या है इसके, मैं आपको गुण बताता हूँ। फर्स्ट जो पॉइंट है वो राष्ट्रीय एकता, कि राष्ट्रीय एकता होती क्या है। तो इसमें बताना है कि राष्ट्रीय एकता प्रभावी होती है और वह क्षेत्रीय, निर्जातीय व संकीर्ण हित प्रभावी नहीं हो पाते। तो इसमें आपको बताना है राष्ट्रीय एकता, एक ही नागरिकता के कारण नागरिकता के हित की भावना बढ़ती है। तो राष्ट्रीय एकता में क्या होती है एकात्मक में, कि जो
नागरिकता की जो हितों की भावना होती है वो बढ़ती चली जाती है। देश के एक सा कानून, एक सी न्याय व्यवस्था और एक सा शासन प्रबंध राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करता है। एकात्म शासन में देश के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार स्वतंत्रता प्राप्त होने के कारण मतभेदों के उत्पन्न होने वाले प्रश्न पैदा नहीं होते। तो याद रखना आपको कि इसमें पॉइंट में क्या लिखना है राष्ट्रीय एकता में, कि एकता शासन में देश के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार व स्वतंत्रता प्राप्त होने के कारण क्या होता है, मतभेद के उत्पन्न होने की संभावना जो है कम होती है। तो याद रखना है कि आपको कि स्वतंत्रता जो होती है, अधिकार होती है, यदि समान मिले तो मतभेद होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट है संकट काल के लिए उपयुक्त। संकटकालीन परिस्थितियों के आवश्यक निर्माण के लिए शक्तिशाली केंद्र का होना अत्यंत आवश्यक है। एकात्म शासन व्यवस्था ऐसे ही शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना करके संकटकालीन परिस्थिति को निपटाने में सक्षम होती है। यदि आपको पूरा नहीं याद हो रहा तो आप संकट काल के लिए उपयुक्त तो इसमें लिखोगे कि एकात्म शासन व्यवस्था शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में होती है ताकि संकटकालीन परिस्थिति को जल्द से जल्द छुटकारा दिलाया जा सके। नेक्स्ट है इसमें आगे और भी लिख सकते हैं, कानून और प्रशासन के क्षेत्र में एक रूपता पूरे देश के लिए एक से कानून तो होते हैं और सब जगह समान आदेशों के को क्रियान्वित किया जाता है। नेक्स्ट जो है लिखे दक्ष एवं कार्य कुशल। इसमें क्या होता है कि एकात्म शासन व्यवस्था में समस्त नीतियाँ जो होती हैं और निर्णय केंद्रीय सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं। इसमें प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के में अधिक सुविधा रहती है। प्रशासनिक अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट ज्ञान रहने के कारण प्रशासन में दक्षता और कार्यकुशलता के गुण का समावेश होता है। तो दक्षता और कार्यकुशल मतलब दक्षता मतलब कि एक शासन चलाने के लिए एक तरीके से अच्छी नीति होनी चाहिए। नेक्स्ट है लचीला शासन। एकात्म शासन में संविधान अधिक कठोर नहीं होता। कोई नया कानून बनाते समय संविधान में आवश्यक संशोधन कर समय प्रांतीय सरकारों की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट है विलोबी ने संविधान के लचीलेपन एकात्म शासन की सफलता पर का आधार माना है। तो इसमें एक तरह राइटर जो पूछा गया है विलोबी जो है उन्होंने संविधान के लचीलेपन को एकात्म शासन की सफलता का आधार माना है। नेक्स्ट है शक्तिशाली केंद्र। अब शक्तिशाली शासन के जो है एकात्म शासन का यह एक प्रमुख गुण है। इसमें शासन शक्ति होता है मतलब शक्तिशाली होता है और शासन की सारी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं और कानून को बनाने और लागू करने में दायित्व केंद्रीय सरकार के पास होता है। मतलब शक्तिशाली शासन मतलब जिसका शासन चल रहा है उसके पास सारे कानून बनाने का एक तरीका अधिकार होता है। प्रांतीय सरकार केंद्र के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होती है और इससे देश में आंतरिक झगड़ों की संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट है उत्तरदायी सरकार। एकात्म सरकार समस्त निर्णयों व नीतियों के लिए स्वयं उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट दोष जो है इसके वो है शासन की समस्त शक्तियां केंद्र के पास होने के कारण ये केंद्रीय सरकार की तानाशाही स्थापित करती है। नेक्स्ट जो है केंद्रीय सरकार की निरंकुशता के कारण ये प्रांतीय व प्रादेशिक सरकारों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचलने वाली होती हैं। नेक्स्ट है इससे केंद्रीय सरकार अथवा पास कार्यों और अनावश्यक बोझ बढ़ जाता है। कई बार कम महत्व के मामलों में भी केंद्र सरकार को ही अनावश्यक समय बर्बाद करना पड़ता है। ये शासन प्रणाली स्थानीय समस्याओं का उपयुक्त हल तलाशने में असफल रहती हैं। नेक्स्ट यह नौकरशाही की पोषक है और धीरे धीरे एकात्म सरकार सरकारी निरंकुश का रूप ले लेती हैं। नेक्स्ट है यह प्रणाली बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती और इसी कारण भारत, रूस, अमेरिका आदि देशों में शासन प्रणाली को नहीं अपनाया जाता। नेक्स्ट है इस शासन प्रणाली को नहीं अपनाया। इस शासन प्रणाली में जनता को सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि दिखाने का अवसर नहीं मिलता और गार्नर ने कहा है कि इससे स्थानीय शासन का महत्व और उपयोगिता का नाश होता है और जिससे जन चरित्र का ह्रास होता है। तो एक तरीके से ये मैंने आपको एकात्म सरकार के गुण बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट के बात है संघात्मक सरकार क्या होती है और उसकी विशेषताएं। तो संघात्मक शासन, संघात्मक सरकार या संघात्मक शासन, संघात्मक सरकार दोहरी सरकार होती है। इसमें केंद्रीय सरकार के पास प्रांतीय सरकारें भी होती हैं। प्रांतीय सरकारों को अलग अलग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती हैं। ऐसी सरकारें में संविधान की ही सर्वोच्च होता है। दोनों सरकारों को संविधान की मर्यादा के अंतर्गत देश का शासन चलाना होता है। कार्यपालिका, विधायिका जो होती हैं और इसमें प्रांतीय सरकार होती है, केंद्रीय सरकार होती है, अपने मर्यादा में रहकर संविधान की मर्यादा में रहकर उनको काम करना पड़ता है। संघात्मक सरकार जो होती हैं और इसमें जो है संघीय व्यवस्था भी ऐसे कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था क्या है। संघात्मक में सर्वप्रथम अमेरिका संघीय व्यवस्था के निर्माण के पीछे एक उपनिवेश व्यवस्था से स्वतंत्र प्राप्त करना मूल उद्देश्य था। तो सबसे मेन आपको ये पॉइंट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर्वप्रथम जो अमेरिका जो था संघीय व्यवस्था के निर्माण के पीछे एक उपनिवेशवादी व्यवस्था से स्वतंत्रता प्राप्त करना उसका मूल उद्देश्य था और भारी खतरा
या सुरक्षा के प्रति खतरे भी संघीय व्यवस्था के निर्माण का कारण माना जाता है। भौगोलिक विशालता व सामाजिक बहुलता की संघवाद के निर्माण का मूल कारण रहा है। तो यदि क्वेश्चन आता है संघीय सरकार या संघीय शासन की व्यवस्था का वर्णन करें या संघात्मक सरकार का वर्णन करें, तो आप एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट तरीके से पॉइंट, आप सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विशेषता संघात्मक सरकार में शक्ति का बंटवारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच होता है। नेक्स्ट संघात्मक सरकार में प्रभुसत्तात्मक शक्ति राज्य संविधान के पास हो रहती है। सरकार में दोहरी शासन व्यवस्था होती है। इसमें प्रांतीय केंद्रीय सरकारें अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हुए संघात्मक शासन का सफल बनाने के लिए सह अस्तित्व के आधार पर कार्य करती हैं। तो प्रांतीय व केंद्रीय सरकारें जो होती हैं अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र होते हुए संघात्मक शासन को सफल बनाने के लिए सह अस्तित्व के आधार पर कार्य करती हैं। संघात्मक शासन में संविधान लिखित और कठोर और सर्वोच्च होता है। नेक्स्ट, संघात्मक सरकार दोहरी नागरिकता के सिद्धांत पर आधारित होती है। संघात्मक सरकार राष्ट्रीय एकता, प्रांतों की स्वतंत्रता, सामंजस्य स्थापित करती है। संघात्मक सरकार में इकाई को संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं होती। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ फाजिली, तो इसका मतलब है कि आप खुद भी इसको समझ करके ले सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। जैसे कि मैंने विशेषता बताई कि जो सारी शक्ति जो है बंटवारा जो है केंद्रीय और प्रांतीय के बीच में होता है, और संघात्मक सरकार में संप्रभुता शक्ति राज्य संविधान के पास ही होती है, और इसमें प्रांतीय व केंद्रीय सरकारें अपने क्षेत्रों के स्वतंत्र होते हुए भी संघात्मक शासन को सफल बनाने के लिए सह अस्तित्व के आधार पर ही कार्य करती हैं। संघात्मक शासन लिखित और कठोर सर्वोच्च होता है और दोहरी नागरिकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें राष्ट्रीय एकता, प्रांतों की स्वतंत्रता के सामंजस्य स्थापित करती है। संघात्मक सरकार के इकाइयों को संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं होती। संघात्मक सरकार द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था करती है। संघात्मक शासन व्यवस्था न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। तो इसमें याद रखना, संघात्मक शासन में क्या होता है, न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। संघात्मक शासन में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, और ये राष्ट्रीय महत्व के विषय में केंद्रीय सरकार के पास, कम महत्व के विषय में प्रांतीय सरकारों के पास होती है। नेक्स्ट, संघात्मक सरकार स्वयं उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि इसका निर्माण संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया जाता है। अब इसके गुण क्या हैं वो गुण बताता हूँ मैं आपको। पहला गुण है विविधता में एकता। संघात्मक शासन व्यवस्था विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधा जाता है। इसमें प्रादेशिक सरकारें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखती हैं और राष्ट्रीय विषयों पर एकीकरण का परिचय देती हैं। संघात्मक शासन में केंद्रीय सरकार की निरंकुशता को रोकता है। तो ये सेकंड पॉइंट है इसके गुण का। संघात्मक शासन जो है केंद्रीय सरकार की निरंकुशता को रोकता है। संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन या विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें प्रादेशिक और केंद्रीय सरकारों के अलग अलग क्षेत्र अधिकार होते हैं, मतलब अपने अपने क्षेत्र अधिकार के रूप में काम करते हैं। जैसे प्रांतीय सरकार है, उसका क्षेत्र अधिकार अलग होता है। राज्य सरकार है, उनका क्षेत्र अधिकार अलग होता है। तो अपने क्षेत्रीय अधिकार के आधार पर वो काम करते हैं। नेक्स्ट, बड़े देशों के लिए उपयुक्त। संघात्मक शासन प्रणाली भारत जैसे विशाल देशों के लिए अधिक उपयुक्त है। जिन देशों में जनसंख्या व क्षेत्रफल अधिक है वहाँ पर एकात्मक सरकार द्वारा शासन चलाना कठिन होता है, तो वहाँ पर समस्त देश प्रांतों प्रादेशिक इकाइयों में बांटकर केंद्रीय सरकार के भार को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, आर्थिक विकास के लिए लाभदायक। जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है वो सभी राज्यों के लिए स्थान व संगठित हो जाने के आय में वृद्धि होती है, और सेनाओं तथा आर्थिक योजनाओं पर खर्च किया जाने वाला पैसा केंद्रीय सरकार की जिम्मेदार बन जाती है। नेक्स्ट है निर्बल राज्यों की रक्षा। ये क्या करती है, निर्बल राज्यों की रक्षा करती है। तो आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति। जो भी स्थानीय आवश्यकताएं जो होती हैं उनकी पूर्ति एक तरीके संघात्मक शासन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट दोष क्या है, संघीय सरकार का एक दुर्बल सरकार होती है। ये न्यायपालिका की सर्वोच्च केंद्रीय प्रांतीय सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों के लिए बहुत बड़ा खतरा होती है। सरकार की शक्तियों का विभाजन होने के कारण केंद्रीय सरकार के महत्वपूर्ण मामलों के भी प्रादेशिक सरकारों का दबाव नहीं डलता। नेक्स्ट, संघात्मक शासन जो होती हैं विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा देती हैं और राष्ट्रीय एकता का विकास रुक जाता है। इस शासन प्रणाली में प्रादेशिक सरकारों को काफ़ी स्वतंत्रता मिलने से क्षेत्रीय भावनाएं उभरने लगती हैं और नागरिक देश हित को भूल जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें संघात्मक शासन प्रणाली जो है, इसमें आगे भी एक्सप्लेन देखा है। शासन प्रणाली में विदेशी नीति की सफल संचालन में बाधक होती है, और इसमें आवश्यक नहीं कि जो संधि या समझौता केंद्र सरकार करें उसे प्रांतीय सरकारें भी मान लें। संघात्मक शासन प्रणाली एक खर्चीली व्यवस्था है। इसमें दोहरी सरकार का बोझ केंद्र को उठाना पड़ता है। तो इसके एक तरह गुण है। यदि अवगुण और भी बताऊं तो मैं कुछ विचारक भारत के संघवाद के लिए बताते हैं कि भारत का संघवाद एकात्मक की झुका हुआ दिखाई देता है, अतः केंद्र बहुत ही विषय राज्य पर हावी होता हुआ दिखाई देते हैं। केंद्र तथा राज्यों के बीच खींचातान हमेशा रहती है, ये एक तरीके से अवगुण लिख सकते हो। और पृथकवादी आंदोलन को भी बल मिलता रहता है, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड तथा भारत में देखने को मिलता है।
तो इसमें क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग बता देते हैं कि यदि संघीय व्यवस्था के बारे में अलग से क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको इसमें समझाया कि संघीय शासन होता क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इसकी गुण अवगुण क्या है। यदि एकात्मक के ऊपर क्वेश्चन अलग से आता है तो आप वो भी ले सकते हैं। और यदि संघवाद क्या है और भारत में शक्ति को विभाजन किस आधार पर किया था, तो आपको दोनों का एक तरीके से एक्सप्लेन करना अच्छे से। और यदि आपको संघवाद के ऊपर आता है तो उसमें ये भी कर सकते हैं कि सरकार जो संघवाद में शक्तियों का विभाजन 3 आधारों पर किया गया है, केंद्र, राज्य और समवर्ती। तो केंद्र जो है वो एक तरीके से उसके मेन में विषय होता है जिस पर वो काम करती है, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है, राज्य पर राज्य सरकार का होता है, समवर्ती में दोनों के पास होता है। तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया अभी तक वो सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।